नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 103 राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस की। इस सब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक को पढ़ लिया है, जिसके वीडियोस जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 14 की, जिसका शीर्षक है अधिकार और सार्वभौमिकता। आज हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। यूनिट में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने BPSC 103 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज नहीं किया है, नहीं लिया है, तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके 1 सेकंड के अंदर में आप अपना जो BPSC 103 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे परचेज कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो 18 को है। आइए अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट, जो है मानव अधिकारों की अवधारणा। यूनिट 13 के आखिर में हमने पढ़ा कि मानवाधिकार या मानव अधिकार क्या होते हैं। मानवों के अधिकारों को ही मानवाधिकार कहते हैं। वैसे अधिकार जो मनुष्यों के लिए होते हैं, यानी अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति और भारत में बैठा एक व्यक्ति, दोनों के पास ही बराबर का क्या है, मानव अधिकार है। यानी मानव होने के नाते उन्हें जो अधिकार मिला है, आपको खुली वायु में सांस लेने का अधिकार है, ठीक है। ये एक अमेरिका के व्यक्ति को भी है और आपको भी है। आई बात समझ में? एक अमेरिका में बैठे व्यक्ति को खुद की रक्षा करने का अधिकार है, डिफेंस करने का अधिकार है। एक इंडिया में बैठे व्यक्ति, आपको भी है, मुझे भी है, तो उसे कहते हैं मानवाधिकार। आपको सम्मान पाने का अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आपका असम्मान नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए बेफिजूल के बिना किसी कारण के पुलिस आपको मारती है या पीटती है, ठीक है, तो फिर वो मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को आप नहीं मार सकते, वो मानवाधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। प्रकृति ये आदेश बिल्कुल नहीं देती कि एक इंसान दूसरे इंसान को या किसी दूसरे जानवर को मारे। जानवर को मारना भी जो है वो गलत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानवर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में मानव की बात की तो मानव की हम बात करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के मारते हैं तो वो भी मानवाधिकार के उल्लंघन के दायरे में आता है। और मानवाधिकार का जो ये मानवों का जो ये अधिकार है, ये पूरे पृथ्वी पर बराबर है। यानी सिंगापुर का एक व्यक्ति, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, अमेरिका का एक व्यक्ति, बांग्लादेश का एक व्यक्ति के पास बिल्कुल मतलब बराबर का मानवाधिकार है। अब पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को जो है जबरन जो है मारा पीटा, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये उनका मानवाधिकार का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को, दुनिया में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को वो जिस मर्जी से चाहे किसी भी रिलीजन को अपना सकता है। वो चाहे तो नास्तिक बन के रह सकता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो सरकार है, बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो सरकार है, वो वहाँ पे शरिया लागू करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो है पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, तुम्हें इस्लाम कबूलना होगा, ठीक है, और मारते पीटते हैं। तो वो भी क्या है, वो मानवाधिकार का उल्लंघन है। अमेरिका में जो व्हाइट लोग काले लोगों को मारते हैं, ब्लैक लोगों को मारते हैं, गोली चलाते हैं, तो वो भी क्या है, एक मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो मानव अधिकार का अवधारणा क्या है, इसे आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में ही हमने जो इस पर चर्चा किया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकारों के लिए औचित्य। औचित्य का मतलब होता महत्व। मानव अधिकारों के लिए क्या महत्व है? तो महत्व क्या है? मानव अधिकार जो है वो राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। अगर आप आपके देश के अंदर में है तो आपके जो अधिकार मिला हुआ है वो आपका राष्ट्रीय अधिकार है। आई बात समझ में? लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि आप जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, घूमने के लिए पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में आप गए, वहाँ पे आपके साथ जो है हाथापाई हुई, वहाँ पे किसी ने आपको पीटा, तो वो क्या आएगा, वो मानवाधिकार के दायरे में आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि उसे अधिकार नहीं है कि कोई आपको मारे, और आपका अधिकार है खुद को डिफेंस करना। आप खुद को बचाव कर सकते हैं, खुद को रोक सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संधियों ने मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में परिवर्तित कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार न्यायपालिका के निर्णयों, कानूनों और रीति रिवाजों के माध्यम से विद्यमान होते हैं। यानी अगर देश के अंदर में, इंडिया के अंदर में आप हैं और आपके साथ कोई अन्याय होता है, आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है, ठीक है, यानी मानवाधिकार का ही हनन होता है, तो आप न्यायालय जाएंगे, वहाँ पे फैसला होगा और न्यायालय जी यह सुनिश्चित करेगी कि वो जो अपराधी है उसे क्या दंड मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी बाहरी मुल्क में जाते हैं, बाहर के देश में जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपका सुप्रीम कोर्ट का दायरे से वो बाहर है, आपके हाई कोर्ट के दायरे से वो बाहर है। आपका सुप्रीम कोर्ट तो पेरिस में जाकर फैसला नहीं सुनाएगी। तो फिर उस स्तर के लिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जो है गलत व्यवहार हो, आप जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन पहले एक नेपाल का लड़का आया था केदारनाथ, ठीक है, उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी की, बदमाशी की, उन्हें मारा पीटा, ठीक। तो फिर
उनका जो सुप्रीम कोर्ट नेपाल का है वो थोड़ी इंडिया में आकर फैसला करेगा कि आपने सही किया कि गलत किया, या नेपाल का सुप्रीम कोर्ट थोड़े उन व्यक्तियों को, अपराधियों को सजा दिलवा पाएगा। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल कानून है कि आप किसी भी पर्यटक को, किसी भी टूरिस्ट को ऐसा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दासता और अधिसेविता का निषेध करता है। मानव अधिकारों के लिए एक औचित्य यह है कि मनुष्यों में अंतर्निहित होते हैं, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। कुछ अधिकार हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कोई नहीं देता, ना कानून देती है, ना न्यायालय देती है, ना सरकार देती है। वो कानून हमें जन्म से मिला है, यानी भगवान के द्वारा वो कानून मुझे दिया गया है। मैं कहीं भी सांस ले सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति आएगा तुमको मैं सांस लेने नहीं दूंगा। अरे भाई, मेरा अधिकार है, मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ, सांस नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे खाने का अधिकार है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मेरी मर्जी। आप बोलने वाले होते कौन हो, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ भी पहनने का अधिकार है, ये कानून मुझे नहीं बताएगा, ठीक है। भले ही बंगाल का पारंपरिक ड्रेस कुछ भी हो, गुजरात का पारंपरिक ड्रेस कुछ भी हो, लेकिन बंगाल में जाके भी आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। उर्फी जावेद को देख लीजिए, उर्फी जावेद कुछ भी पहन लेती है। नीचे के पैंट का जो जीन्स होता है, जीन्स पैंट, उसे वो अपना टॉप बना लेती है। कभी बोरा पहन के आती है, कभी कुछ पहन के आती है, नंग धरंग घूमती है। आई बात समझ में? फिर भी उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई छूट है, आपका अधिकार है, कुछ भी पहनो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक आइलैंड है ब्राजील में, उस आइलैंड में पता है लोग बिना कपड़ों के जाते हैं। उस आइलैंड का नियम ही है, आपको बिना कपड़े के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें दुनिया में जो है वो होती है। तो ये हो गया मानव अधिकारों का औचित्य। अब देखिए, मानव अधिकारों के कई अन्य औचित्य विद्यमान है। वो क्या क्या है? सम्मान, आपको सम्मान पाने का अधिकार है, आपको समानता पाने का अधिकार है, आपको न्याय पाने का अधिकार है। आई बात समझ में? अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द पीपल्स में जॉन रॉल्स ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों की चर्चा की है। उनका तर्क था कि मानव अधिकार आवश्यक अधिकारों का एक विशेष वर्ग है जो सार्वभौमिक और बहुल है। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए है, सबके लिए है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है, या किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए, जाति के लिए, पंथ के लिए, ठीक है, नहीं है। वो सार्वभौमिक है, सबके लिए है। जैसे सुरक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष औपचारिक समानता और निजी संपत्ति का अधिकार इत्यादि। यानी आपको अपने संपत्ति पाने का अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता। वो आपका मानव का अधिकार है कि आपके पिता का संपत्ति आपको मिलेगा। आपको अगर कोई मारने आए तो खुद की आप सुरक्षा करो। अब ये नहीं कि कोई मुझे चाकू लेके मारने आ रहा है, अब मैं खड़ा हूँ, आओ भाई मुझे मार दो, ठीक है, नहीं। आप उस व्यक्ति को रोकिए। अगर आपको खुद का जान बचाने के लिए सामने वाले उस अपराधी व्यक्ति को मारना पड़े तो भी आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का आपको अधिकार है, ठीक है। वो आपका मानव अधिकार है। चलिए, अब हम आगे की ओर रुख करते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक विकास की। मानव अधिकार जो है उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। देखिए, मानव अधिकार जो है इस शब्द की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत नई है, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही लोकप्रिय हुई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लोगों की जो मृत्यु हुई, उसके बाद पूरी दुनिया को समझ में आया कि नहीं, मानवों का भी कुछ अधिकार है। क्योंकि दो देश के सेना के बीच में लड़ाई का जो शिकार है वो आम जनता बनती है। तो आम जनता का तो जंग से कोई रिश्ता नहीं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, वो भारत के डेवलपमेंट की बात करें, तारीफ कर रहे हैं। तो हमारा दुश्मनी तो पाकिस्तान की जनता से नहीं है, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान की सेना से है, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान की सरकार से है। लेकिन अगर हम और पाकिस्तान युद्ध करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आम जन, जो आम पब्लिक है, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो न्यूट्रल रहते हैं ऑलवेज, ठीक है, वो मारे जाएंगे। यानी उनके अधिकारों का हनन सिर्फ किस लिए होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं जो ये मानव अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जान माल की जो हानि हुई, उसे देखते हुए पूरी पृथ्वी ने, पूरी दुनिया ने, हर देशों ने सोचा कि नहीं, अब हमें ये युद्ध वगैरह को बंद करना होगा। आई बात समझ में? और हमें मानव अधिकारों की बात करनी होगी। मानव अधिकारों की उत्पत्ति को प्राचीन रोम और यूनान में खोजा जा सकता है, जहां ये स्टाइक दर्शन के विचारों में विद्यमान था। स्टाइक दार्शनिक मानते थे कि मानव आचरण को प्रकृति के नियम के साथ सुसंगत होना चाहिए और उसे इसी आधार पर आंकना चाहिए। स्टाइक दार्शनिक मानते थे कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों में तर्क बुद्धि की क्षमता दी है और उनका कर्तव्य बनता है कि वे एक दूसरे के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने दास और दास स्वामी को समान मानते हुए सभी मनुष्यों की समानता को प्रदर्शित किया।
17वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में ज्ञानोदय काल का आरंभ हुआ, जिसने तर्क संगतता पर बल दिया। मनुष्य के अधिकारों के विचार का विकास ज्ञानोदय के चिंतकों ने किया, जो मानव अधिकारों के साथ समरूप थे, और इन अधिकारों ने एक नया स्वायत्त क्षेत्र का संस्थापन किया जो नागरिकों में था। आई बात समझ में? 17वीं और 18वीं सदी के इन विचारों का पश्चिमी जगत पर बड़ा प्रभाव पड़ा, और पश्चिमी जगत यानी पश्चिमी देश जो है मानव अधिकारों का बढ़ चढ़कर बात करने लगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के साथ इन विचारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों को भी प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा ने जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज को आदेश, ठीक है, अधिकार घोषित किया, और इसी प्रकार क्या हुआ, जो है जो मानवाधिकार है वो आगे आया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास्तानी गुलामी को अवैध घोषित करने के लिए अनेक सम्मेलन किए गए, जबकि द हेग कन्वेंशन 1907 और जेनेवा कन्वेंशन 1926 ने युद्ध के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएन ने मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा की, ठीक है, और जो है UDHR 1948 में अपनाया गया, ठीक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा ICCPR और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा ICCPR द्वारा 1966 में दी गई, ठीक है। यानी धीरे धीरे क्या हो गया, डेवलप करता गया कौन सा, मानव अधिकार, ठीक है। नए नए नियम बनते गए, जैसे जैसे घटना घटित होती गई, लोगों ने पछताना स्टार्ट किया और नए नए नियम बनने शुरू हुए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकारों की प्रकृति। अब देखिए, मानव अधिकारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता है मानव अधिकार मौलिक है, ठीक है। दूसरा है ये अधिकार अविभाज्य। मौलिक है मतलब मौलिक है, वो आपको मिलना ही मिलना है, वो उसमें उसके अधिकार को, उस अधिकार को आपको कोई नहीं छीन सकता। दूसरा है ये अधिकार अविभाज्य है, यानी इस अधिकार को किसी भी रूप में हम बांट नहीं सकते, किसी भी रूप में हम विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा है मानव अधिकार स्वभाव से सार्वभौमिक है, यानी हर चीज में लागू होता है, सिर्फ धर्म में नहीं, धर्म में, भाषा में, जाति में और अन्य भेदों में भी जो है वो सर्वत्र सभी में लागू होता है, सभी लोगों में लागू होता है। एक मुसलमान के पास जो उसके मानव अधिकार है, एक हिंदू के पास भी वही है। एक काले व्यक्ति के पास जो उसका मानव अधिकार है, एक गोरे व्यक्ति के पास भी वो अधिकार है। चौथा है एक व्यक्ति के कुछ अधिकारों पर निश्चित सीमाएं हो सकती है, क्योंकि दूसरे के भी मिलते जुलते अधिकार होते हैं। ये अधिकारों के कर्तव्य से जोड़ता है और अधिक निरंकुश नहीं होते, यानी कहीं कहीं पर इस पर लिमिटेशन भी दिया गया है कि आप मानव अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तब जो अपराधी है वो ये नहीं बोल सकता कि ये हमारा मानव अधिकार है, विरोध करना तो हमारा मानव अधिकार है, तो हम पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। पांचवा है मानव अधिकार अदेय होते हैं। अदेय का अर्थ होता है कि आप उसे किसी को दे नहीं सकते। आई बात समझ में? आप उन्हें किसी को दे नहीं, वो तो उसके पास भी है, वो तो अदेय है। छठा है ये अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे का मानव अधिकार एक दूसरे से संबंधित होता है। और जो लास्ट है वह मानव अधिकारों का विचार गतिहीन नहीं बल्कि गतिमान है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहता है। अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ पे आपके मानव अधिकार बदल जाएंगे, ठीक है। राजनीति में आपका अधिकार क्या हो जाएगा, वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, कोई पार्टी बनाने का अधिकार है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनने का अधिकार है। आर्थिक अगर लेवल पे बात करेंगे, आर्थिक मुद्दे पर, तो फिर आपको कहीं पर भी जाके बिजनेस करने का अधिकार है, ठीक है, आपको पैसे कमाने का अधिकार है। इस प्रकार चलिए अब आगे हम देखते हैं मानव अधिकारों के प्रकार। मानव अधिकारों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। देखिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या होता है, कल के जो 10:30 बजे रात का जो सेशन था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें यह सवाल था कि मानव अधिकारों के प्रकार को बताइए। तो राजनीतिक अधिकार अभी मैंने बताया कि आपको वोट देने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको चुनाव में किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का अधिकार है, आप किसी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं, आपको इसका अधिकार है, आप किसी पार्टी की वाहवाही कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। अब है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक अधिकार का मतलब मैंने अभी आपको बताया। सामाजिक अधिकार वे अधिकार होते हैं कि मान लीजिए आपके समाज में, आपके गांव में कोई स्कूल है, वहां आपको पढ़ने का अधिकार है। आपके गांव में कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहां जाके आपको बैठकर पढ़ने का अधिकार है। आपके गांव में कोई क्रिकेट का मैदान है, वहां पे जाके आपको क्रिकेट खेलने का अधिकार है, ठीक है। और सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई भी पर्व है, त्यौहार है, वो भी आपको मनाने का अधिकार है। आपको अपनी खुद की वेशभूषा, अब मान लीजिए
कि एक गांव है और उस गांव में सभी जो है झारखंड के लोग हैं, सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो बंगाल से आया हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने बंगाल की संस्कृति को मान सकता है, अपना सकता है, उस ढंग से वो शादी विवाह कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, रहन सहन कर सकता है, खान पान कर सकता है, तो वो उसका सांस्कृतिक अधिकार है। अब हम बात करते हैं एकजुटता या समूह अधिकार। देखिए, एकजुटता या समूह अधिकार जो है वो लेटेस्ट में उभर कर आया, ये पहले नहीं था, ये अब आ चुका है। इस अधिकार को तीसरी पीढ़ी का अधिकार कहा जाता है। इस अधिकार को आप ध्यान से समझिए, ये अधिकार क्या कहता है। देखिए, एकजुटता या समूह अधिकार, देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिसमें बहुत ही कम कम्युनिटी के लोग हैं। अब अगर हम बात करें पारसी लोगों की, ठीक है, तो पारसी लोग काफ़ी कम है भारत में, तो वो एक समूह के अंदर में आ जाएंगे। तो उनके अधिकारों की जब हम बात करेंगे तो वो समूह अधिकार कहलाएगा। अब मुस्लिम का जो गुजरात में एक जो है नया तबका का जो है मुस्लिम है, ठीक है, तो उन मुस्लिम का भी जो अधिकार है वो कुछ कम लोग हैं, ठीक है, उसमें तो उनका भी जो अधिकार है वो भी क्या आ जाएगा, एकजुटता या समूह अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो यूएन है, अमेरिका है, बड़ा बड़ा जो देश है, वो मानव अधिकार पर किन किन नियमों के तहत कानून बनाए हैं और क्या क्या कानून है, आइए उस पर जरा गौर फरमाते हैं। 1945 में यूएन चार्टर ने सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सार्वभौमिक सम्मान और पालन का आग्रह किया था, परंतु इसने उस विशिष्ट मानव अधिकारों का उल्लेख नहीं किया जिनका सम्मान राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाना था। इस कमी की पूर्ति यूडीएचआर द्वारा सन 1948 में की गई। यूडीएचआर एक कानूनी रूप से बाध्य संधि नहीं है, परंतु इसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में देखा जाता है। सन 1966 में 2 प्रतिज्ञा पत्र अपनाए गए, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, जिसे ICCPR कहा जाता है, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र, बॉन्ड, ICESCR। इसने यूडीएचआर को वैध रूप से बाध्य करने वाला मानव अधिकार कानून बनाया। यूडीएचआर को इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों यानी ICCPR और ICESCR को मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र या विधेयक कहा जाता है, यानी यही इंपॉर्टेंट है। ICCPR सभी व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा को मान्यता देता है, यानी सम्मान को, और राज्यों के भीतर उन परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है जिनमें उनके नागरिक अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सके। यानी आपके अगर राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप इसकी कंप्लेंट जो है, ठीक है, यूएन में जाके कर सकते हैं। अब यूएन उस देश को जो है वो डांट लगाएगी, उस देश के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलेगा, ठीक है, और फिर अगर आप वो देश दोषी पाया जाएगा, वो सरकार दोषी पाया जाएगा, तो सरकार को डांट और फटकार लगाई जाएंगी। और यूएन का बात अगर कोई देश नहीं मानता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, बहुत प्रकार के जो बैन है, बहुत तरह के सैंक्शन है उस देश के खिलाफ जो है वो लगाए जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब जो है दूसरा है, कुछ अधिकार हैं जो यूडीएचआर का हिस्सा नहीं है, उनका उल्लेख ICESCR में पाया जाता है। उदाहरण के लिए सभी जनों का आत्मनिर्णय का अधिकार है और उपभोग करने का, अपने धर्म पर आचरण करने का, अपनी भाषा के उपयोग का अधिकार है। उन मामलों में जहां यूडीएचआर और ICESCR के बीच परस्पर अति व्यापन हो, वहां ICESCR यूडीएचआर की व्याख्या में हेल्प करता है। यानी ये सब क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो यूएन द्वारा बनाया गया था। आई बात समझ में? अब देखिए, सन 2005 की अगर हम बात करें, सन 2005 में यूएन के सदस्यों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी या संरक्षण का दायित्व के सिद्धांत को मान्यता दी, जिसके अंतर्गत नरसंहार यानी किसी को मारना, युद्ध अपराध, जैसे कि रूस जो है यूक्रेन पर युद्ध किया तो रूस ने क्या किया, युद्ध अपराध किया, और सजातीय सफाया यानी जाति संहार, यानी कोई जो है बहुसंख्यक जाति किसी अल्पसंख्यक जाति को जो है वो मार दिया, सफाया कर दिया, और मानव अधिकार उल्लंघन के विरुद्ध अपनी जनता की रक्षा करना राज्यों का एक दायित्व कहता है। आई बात समझ में? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवों के अधिकार, जो यूएन इसकी बात करता है। यूएन ये सब कानून बनाता है और लागू करवाता है। चलिए, अब आगे हम देखते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता पर बहस। अब देखिए, इस पर बहस किस प्रकार होता है। अब देखिए, जो पश्चिमी देश है,
तो जो मानव अधिकार की बात है वो तो पश्चिम में स्टार्ट हुआ था, और आज भी देख लीजिए किसी भी देश में, अगर मान लीजिए कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में बहुत सारे सिख जो है चले जाते हैं बहाना बनाकर। वो क्या बहाना बनाते हैं? वो बहाना बनाते हैं कि इंडिया में हमें मारा जाता है, इंडिया में जो है हमारे आवाज़ को दबाया जाता है इंडिया के सरकार द्वारा, तो आप हमें क्या दीजिए, अपने देश में शरण दीजिए। तो पश्चिम के जितने भी देश हैं वैसे भी मानव अधिकारों की बात करते हैं और सभी लोगों को शरण देते हैं। अगर आप भी ये बोले कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे भारत में जो है वो अधिकार नहीं दिया जाता, मुझे भारत में मारा पीटा जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आप मुझे शरण दीजिए, मैं वहाँ से जो है भारत के खिलाफ जो है बोलूँगा, तो फिर आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। यानी पश्चिमी देश जो है वो मानव अधिकारों की बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि उनके यहीं से मानव अधिकारों की शुरुआत हुई थी। आई बात समझ में? तो अब लेकिन अब कुछ जो गैर पश्चिमी देश है, जैसे इंडिया है या अरब मुल्क है, अब मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है, वहाँ पे शरिया कानून लागू है। तो उस देश में, ठीक है, उस देश में हिंदुओं पर, ईसाइयों पर अत्याचार होता है। इस इंदा कानून के खिलाफ, इस इंदा कानून के बारे में आपको जानना है तो गूगल कर लीजिए। किस प्रकार, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि वहाँ का एक हिंदू है और एक मुसलमान व्यक्ति से उसकी दुश्मनी हो गई ज़मीन को लेकर, और उस मुस्लिम व्यक्ति ने सरकार से ये कह दिया झूठ मूठ का कि इस हिंदू ने जो है हमारे अल्लाह के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोला है। कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सरकार सबूत नहीं मांगेगी, आपने बस बोल दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा? आपको जिंदा जला दिया जाएगा, सामूहिक रूप से आपको मार दिया जाएगा, सामूहिक रूप से आपकी हत्या कर दी जाएगी। बांग्लादेश में भी यही कानून है, ठीक है। और सऊदी अरब जो और भी कंट्री वहाँ पर है, वहाँ तो शरिया लागू है ही। वहाँ पे किसी भी जो है वो गैर मुस्लिम को उतना सम्मान, उतना इज्जत नहीं मिलता। मक्का मदीना की बात करें तो वहाँ पे घुसने आपको नहीं मिलेगा। आप चर्च में जाके कैंडल लगा सकते हैं, आप मंदिर में जाके प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग मक्का में आपको घुसने बिल्कुल नहीं देंगे। मक्का में घुसने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? इस्लाम होना पड़ेगा। तो वो तर्क क्या देते हैं? वो तर्क देते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी क्या है, वो निजता, ये हमारा धर्म है, तो हम इन सभी जगह पर हर मानव को एक जैसा अधिकार नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में? अब पूरी जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू का घुसना वर्जित है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ईसाई नहीं घुस सकता। वहाँ पे इंदिरा गांधी को भी रोक दिया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक पारसी से विवाह किया था, इसलिए उन्हें भी वहाँ पे रोक दिया गया था। तो वहाँ पे आपका जो मूल अधिकार, मानव अधिकार है, वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बहस चलती है किसके किसके बीच में? पश्चिमी देश और गैर पश्चिमी देश के बीच में। चलिए आगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक और ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। मैंने कोशिश किया कि काफ़ी अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ जो है आपको समझाऊं। ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसी सब्जेक्ट का तो आप जो है दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आपका अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट मंगवा सकते हैं।